आज ही CAPF AC मेंटर्स के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम ओपन कीजिए और सर्च बॉक्स में जाके CAPF स्पेस AC स्पेस MENTORS मेंटर सर्च कीजिए और पहले रिजल्ट पे क्लिक करके ज्वाइन कीजिए और पाइए फ्री स्टडी मटेरियल, फ्री डेली क्विज, लेटेस्ट करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ। तो आज ही ज्वाइन करें या फिर आप हमसे डायरेक्टली भी जुड़ सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के थ्रू। हेलो गाइस, CAPF मेंटर्स में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ पॉलिटी 2016 में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको हम डिकोड करेंगे और उसका एनालिसिस हम देखेंगे। ठीक है, ये हमारी सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर एनालिसिस। तो चलो आज पॉलिटी का टॉपिक है और उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। उसमें हम पढ़ने वाले हैं कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, इंडियन फेडरलिज्म के फीचर्स क्या होते हैं, कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कंस्टिट्यूएंट असेंबली का क्या कैसा कंपोजिशन था, आर्टिकल 169 क्या है, आर्टिकल 368 क्या है, 10th शेड्यूल किस चीज़ के लिए फेमस है, सोशल इक्वालिटी क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या है, आर्टिकल 51A क्या है, जिला परिषद के चेयरमैन कैसे इलेक्ट होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल की प्रोसीजर कैसे होती है, कट मोशन किस बिल में लाया जाता है, ठीक है, और कहाँ पे लाया जाता है और वो उसको कट मोशन क्यों बोलते हैं। उसके बाद डिमांड पॉलिटी, कमांड पॉलिटी क्या है। ये इतने सारे हम टॉपिक्स आज हमारे क्लियर हो जाएंगे बस एक पेपर से। ठीक है, तो मैं हूँ जनार्दन, असिस्टेंट कमांडेंट 2018 बैच। ITBP अलॉट हुई है मुझे, महाराष्ट्र से हूँ और एयर इंडिया में करंटली जॉब कर रहा हूँ एज ए सिक्योरिटी सुपरवाइजर। ठीक है, ये मेरे P1 के मार्क्स है और P1 P2 के मार्क्स है। और मैं अभंग, रवि, नीरज और प्रयास हम टेस्ट सीरीज के लिए काम कर रहे हैं और आपके लिए CAPF 2020 के लिए टेस्ट सीरीज बना रहे हैं। जो लोग इंटरेस्टेड है वो एनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। कमेंट में आप पूछते रहते हो कि कैसे ज्वाइन करना है, कमेंट में लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके आप क्लिक करके आप फीचर्स देख सकते हो। अगर आपको वहाँ पे भी कुछ पता ना चले तो आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी गई है, वहाँ पे आप इंक्वायरी कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर पूछा गया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है प्रेसिडेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी। सेकंड ऑप्शन है इट डज नॉट सेपरेट लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। सी, प्रेसिडेंट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। डी, द टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट डिपेंड्स ऑन द लेजिस्लेचर। ठीक है, पहली बात तो डी ऑप्शन ले लेते हैं कि टेन्योर फिक्स होता है, 4 ईयर्स का होता है उसका। ठीक है, सी ऑप्शन कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ये पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होती है, ना ही प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। बी ऑप्शन देख लेते हैं कि इट डज नॉट सेपरेट लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव और फंक्शंस, ये भी पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फीचर है। ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेपरेशन ऑफ पावर्स होते हैं, उसमें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, ये तीनों जो ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के वो सेपरेटली फंक्शन करते हैं, इंडिपेंडेंट बिल्कुल। तो तीनों ऑप्शन गलत है, तो ए ऑप्शन रह गया, प्रेसिडेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी। ये पता है हमें। ठीक है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट का भी पार्ट नहीं होता है लेजिस्लेटिव बॉडी का। तो इजी टॉपिक है, लक्ष्मीकांत में भी दिया गया है तो आप कर सकते थे, इजी टॉपिक था। फिर भी हम फीचर्स देख लेते हैं कुछ। जैसे कि मैंने बताया कि उसके प्रेसिडेंट और उसके सेक्रेटरी जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं होते कांग्रेस को, ना ही उनके एक्ट्स के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते, ना वो मेंबरशिप पजेस करते हैं, ना ही वो कांग्रेस के सेशंस अटेंड करते हैं। मैंने अभी डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स बताया कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल जो पावर्स होते हैं गवर्नमेंट के, ये सेपरेट किए गए होते हैं, उनका डिवीजन किया गया, वो डिवाइडेड होते हैं और वो इंडिपेंडेंट जो 3 ऑर्गन्स है इंडिपेंडेंस उनके हाथों में दिया गया होता है, तो उसको ही सेपरेशन ऑफ पावर्स बोलते हैं। इसको हम लास्ट के क्वेश्चन में रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो ये था प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के कुछ फीचर्स। और एक है प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज फॉर अ फिक्स टेन्योर ऑफ 4 ईयर्स। ठीक है, फिक्स टेन्योर ऑफ 4 ईयर्स है। ही कैन नॉट बी रिमूव बाय द कांग्रेस एक्सेप्ट बाय इम्पीचमेंट फॉर अ ग्रेव अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट। ठीक है, ग्रेव अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट होगा तो ही उसको इम्पीच किया जाएगा। द अमेरिकन प्रेसिडेंट इज बोथ द हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट। इंडियन प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है और प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट दोनों काम संभालता है। ठीक है, ये थे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स। याद रखना, क्वेश्चन इजी था। यहाँ पे मैंने इस बार हिंदी वालों के लिए भी डाला है, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि हिंदी के क्वेश्चन भी डाला करो। देखो, मैं हिंदी में तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ पर ये इंग्लिश को ही हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ। ये आपकी जो हिंदी है वो मुझे इतनी आती नहीं है, तो आप इससे जितना को रिलेट कर सकते हो इतना रिलेट कर लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम। Which one of the following articles of the Constitution of India contains provisions for the abolition and creation of Legislative Council? आर्टिकल 169 है। ठीक है, आर्टिकल 169 बताता है कि जो अबोलिशन और क्रिएशन ऑफ पार्लियामेंट जो है
Parliament may by law provide for the abolition of the legislative council of a state having such a council or for the creation of such a council in a state having no such a council. जिस स्टेट को काउंसिल है उसको वो अबॉलिश कर सकता है, जिस स्टेट को काउंसिल नहीं है उसको वो काउंसिल बना के दे सकता है. काउंसिल बना के कैसे दे सकता है कि जैसे कि लेजिस्लेटिव असेंबली होती है किसी पर्टिकुलर स्टेट की, वो अगर स्पेशल मेजोरिटी से बिल पास कर देती है कि हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहिए, तो पार्लियामेंट लॉ से वो ला सकता है. ठीक है, वो आर्टिकल 169 में दिया गया है. तो आर्टिकल 171 क्या है, उसमें दिया गया है कि लेजिस्लेटिव असेंबली का कंपोजिशन कैसे होगा. ठीक है, आर्टिकल 356 क्या है, प्रेसिडेंट्स रूल है, गवर्नर्स रूल है, आपको पता ही होगा, बहुत ही ईजी है. आर्टिकल 182 क्या है, जो भी चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उसके लिए आर्टिकल 182 है. तो ये सारे आर्टिकल्स आप याद रखना, और भी सारे इसके आजू बाजू वाले आर्टिकल्स होंगे उसको भी रट लेना. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि आर्टिकल द प्रोविजन अंडर द आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेट्स टू द. बहुत ईजी क्वेश्चन है. आर्टिकल 51A सबको पता होगा, फंडामेंटल ड्यूटीज है. जिसको पता नहीं होगा वो पता कर लो और जल्दी से पढ़ाई के लिए लग जाओ. ठीक है, आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई होती है. वो ड्यूटीज क्या क्या है वो सब रट लो, सब पता होनी चाहिए, और उसको घुमा फिरा के भी पूछ सकती है यूपीएससी, तो वो उसके लिए भी तैयार रहो. जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो है डीपीएसपी. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत है वो भी डीपीएसपी है, वो आर्टिकल 40 में आता है. राइट टू एजुकेशन है, फंडामेंटल राइट है, वो आर्टिकल 21A में आता है. ठीक है, यहाँ पे दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर केम इनटू फोर्स ऑन. जम्मू एंड कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अडॉप्ट किया गया था 1956 में, पर वो फोर्स में कब आई थी, 26 जनवरी 1957 में. तो डी ऑप्शन हो गया इसका. ठीक है, एक्चुअल क्वेश्चन है, याद होना चाहिए. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आर करेक्ट. कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का कंपोजिशन कैसे था उसके बारे में पूछा गया है. पहला स्टेटमेंट दिया है उन्होंने कि उन्होंने कहा है कि इट वाज नॉट बेस्ड ऑन अडल्ट फ्रेंचाइज. बिल्कुल सही है, वो अडल्ट फ्रेंचाइज पे बेस्ड नहीं थी, वो लिमिटेड फ्रेंचाइज पे बेस्ड थी. ठीक है, वो वोटिंग जो राइट्स थे वो बहुत कम लोगों को थे. सेकंड है इट रिजल्टेड फ्रॉम डायरेक्ट इलेक्शन. डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं था ये, इनडायरेक्ट इलेक्शन से था. कैसे, जैसे कि पहले प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज में लोग चुन के आते थे, वहाँ से फिर वहाँ से वो नॉमिनेट किए जाते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, तो वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड था. इट वॉज अ मल्टी पार्टी बॉडी. थर्ड स्टेटमेंट है इट वाज अ मल्टी पार्टी बॉडी. और बहुत सारा क्रिटिसिज्म हुआ है इसके ऊपर कि ये कांग्रेस ने इसको डोमिनेट किया था, तो वन पार्टी बॉडी थी वो. ठीक है, ग्रैनविल ऑस्टिन भी वही कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज अ वन पार्टी बॉडी इन एन एसेंशियली वन पार्टी कंट्री. ठीक है, फोर्थ स्टेटमेंट है इट वर्क थ्रू सेवरल कमिटीज. सबको पता है कि बहुत सारे कमिटीज़ का फॉर्म की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, जैसे एक मेन कमिटी ड्राफ्टिंग कमिटी, उसके बाद यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, स्टेट्स कमिटी, स्टीयरिंग कमिटी, रूल्स कमिटी, फंडामेंटल लॉज के लिए, फंडामेंटल रूल्स राइट्स के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, माइनॉरिटीज़ के लिए कमेटी बनाई गई थी. तो ये सारे कमेटीज़ के चेयरमैन, मेंबर सब आपको याद होने चाहिए. ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है. तो 1 और 4 जो है वो करेक्ट है, 2 और 3 जो है इनकरेक्ट है. तो यहाँ पे मैंने दिया है, पॉज करके आप देख सकते हो इसको. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अमंग द फॉलोइंग में बी द चेयरमैन ऑफ द जिला परिषद. आपको पता है चेयरमैन की जिला परिषद सीएम तो नहीं होगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बिल्कुल नहीं, वो तो सीईओ होता है. ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है. तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द डिस्ट्रिक्ट ये भी नहीं है, तो इलेक्टेड फ्रॉम इट्स ओन मेंबर्स. ठीक है, जैसे कि इलेक्शन होता है वहाँ पे मेंबर्स इलेक्ट होते हैं, फिर वो मेंबर्स में से कोई भी एक चेयरमैन बनता है. मेंबर्स पंचायत, विलेज और मेंबर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं पीपल में से, लोगों में से. पर जो चेयरपर्सन्स होते हैं कहाँ पे, इंटरमीडिएट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं जो इलेक्टेड मेंबर्स में से. पर चेयरपर्सन ऑफ पंचायत कैसे इलेक्टेड होते हैं उसका कोई डेफिनेशन नहीं दिया गया है. जैसे स्टेट लेजिस्लेचर चाहे वैसे वो करा सकती है. जैसे महाराष्ट्र में अभी चल रहा है कि जो सरपंच है वो डायरेक्टली इलेक्टेड होगा लोगों में से. ठीक है, तो ये थे चेयरपर्सन, मेंबर्स ऑफ द पंचायत इंटरमीडिएट लेवल की और डिस्ट्रिक्ट लेवल की और विलेज लेवल की. तो आप ग्राम सभा, 73rd एक्ट वो सब याद कर लेना, वॉलंटरी प्रोविजंस, कंपलसरी प्रोविजंस. ठीक है, वो रिजर्वेशन किसको कितना दिया गया है, ये सारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और लक्ष्मीकांत में से आप कर लीजिए. नेक्स्ट है व्हाट इज मीन्ड बाय सोशल इक्वालिटी.
सोशल इक्वालिटी क्या होता है? ईच पर्सन शुड परफॉर्म द फंक्शंस अकॉर्डिंग टू ही स्टेटस। बिल्कुल गलत है। वैसे तो फिर गरीब ने गरीब ही रहना चाहिए, कभी ऑडी खरीदने की उसने इच्छा ही नहीं करनी चाहिए इसके हिसाब से। दूसरा, नो एफर्ट शुड बी मेड टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग सोशल सिस्टम। ये भी गलत है। सोशल सिस्टम को तो हमें टाइम टू टाइम चेंज करना ही पड़ता है, ठीक है, इम्प्रूवमेंट्स करने ही पड़ते हैं, कुछ नए 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 रूल्स लाने पड़ते हैं, या कुछ भी अच्छे के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। सी जो है, no person should be made to suffer a position of relative inferiority in relation to other man due to caste, race or religion. D है special effort to improve the lot of weaker section. डी भी ठीक ही है, पर उसे हम अगर पहले ए और बी तो निकाल दिए, ठीक है, वो तो नहीं है। अब सी और डी में बचा है। अब सी और डी में जो देखोगे तो वहाँ पे एफर्ट्स की बात की जा रही है। यहाँ पे दिया है कि किसी को सफ़र नहीं होने देना है, क्योंकि रिलेट किया है, किसी से कंपेयर किया है, ठीक है। तो ये इक्वालिटी से माना जा सकता है, ठीक है। नो पर्सन शुड बी मेड टू सफर अ पोजिशन ऑफ रिलेटिव inferiority in relation to other man due to caste, race और religion। देखते कैसे सोशल जस्टिस क्या बताता है? denotes the equal treatment of all citizens without any social distinction based on caste, color, race, religion, sex and so on। आर्टिकल 15 क्या बताता है? prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex और place of birth, ठीक है। absence of privileges being extended to any particular section of the society and improvement in the condition of backward classes। इन्होंने कहा है कि किसी पर्टिकुलर क्लास को हम प्रिविलेजेस एक्सटेंड नहीं करेंगे, और जो बैकवर्ड क्लासेस है उनके हम इम्प्रूवमेंट के लिए हमेशा काम करते रहेंगे। ये होगा सोशल इक्वालिटी, ठीक है। सोशल जस्टिस आर्टिकल 15, इसको कंबाइन रिलेट करके देखोगे तो ये सोशल इक्वालिटी ही बताता है। तो इसका आंसर हो गया सी, ठीक है। ईजी था, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं था। थोड़ा बहुत पॉलिटी पढ़ा होगा तो दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द इंडियन फेडरलिज्म। इंडियन फेडरलिज्म के फीचर्स पूछे गए हैं। देखो, पहली बात, एवरी स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर्स ऑफ इट्स ओन। बिल्कुल सही है। एवरी स्टेट गवर्नमेंट को उसकी पावर्स होती है। कैसे? जैसे कि अपनी रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्लियरली स्पेसिफाइड की गई है स्टेट गवर्नमेंट की क्या पावर होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या पावर होती है, ठीक है। तो वो सही है पहला स्टेटमेंट। बी, कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। जो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, वो सेंट्रल के भी लॉज वेरीफाई कर सकती है, रिव्यू कर सकती है, और स्टेट के भी लॉज ऑर्डर जो हो गए एग्जीक्यूटिव्स की उसको रिव्यू कर सकती है। तो कोर्ट्स के पास वो पावर होती है। सी, स्टेट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, ये बाजू में रखते हैं, ठीक है। डी है, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड। क्लियरली कैसे स्पेसिफाइड है? जैसे कि 7th शेड्यूल पता है, उसमें स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। तो उसमें सारे सब्जेक्ट स्पेसिफाई किए गए हैं, हर एक को डिवीजन ऑफ पावर किया गया है, डिवाइड कर दिया गया है कि आपको इतने सब्जेक्ट से, आपको इतने सब्जेक्ट से, आपको इतने सब्जेक्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में। तो उसके हिसाब से इनके सब्जेक्ट सोर्सेस जो है वो डिवाइड कर दिए गए हैं। तो डी भी सही है। सी कैसा है? स्टेट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये यूनिटरी फीचर नहीं लगता आपको? सबऑर्डिनेट कहाँ जा रहा है तो फेडरल कैसे रहा? जैसे कि अपना सेंटर जो है स्ट्रांग है, अपना जो है यूनिटरी सेंटर, यूनिटरी मॉडल है अपना ज़्यादा तो करके, ठीक है। सेंट्रल स्ट्रांग होता है, तो सेंटर के पास ज़्यादा पावर है। जैसे कि रेसिड्योरी पावर जो है वो सेंटर के पास होती है। तो ये सी जो है वो फेडरलिज्म में नहीं आएगा, इंडियन फेडरलिज्म में नहीं आएगा, ये यूनिटरी फीचर है, ठीक है। यहाँ पे फीचर्स दिए गए हैं, कैसे होता है, डिवीजन ऑफ पावर्स क्या है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो ठीक से जाके बुक में देख लो। नेक्स्ट, मैंने बताया द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स इज अ डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन। अभी हमने पढ़ा था पहले ही क्वेश्चन में कि सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या होता है। अभी हमने क्या पढ़ा था वो याद करो। पहला ऑप्शन है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, बी डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, सी द पॉलिटी एंड द इकोनॉमी, डी द स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। हमने पढ़ा था कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल की जो पावर्स होती है वो क्लियरली स्पेसिफाई की गई होती है, इंडिपेंडेंट होती है एक दूसरे से। तो वो क्या है कि डिवाइड किया गया होता है उनमें पावर्स। तो उसको आएगा, ऑप्शन आएगा डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट। तो बी ऑप्शन आएगा इसका, ठीक है। याद रखना, ज़्यादा तो करके ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ही होता है सेपरेशन ऑफ पावर्स, ठीक है। तो डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट यहाँ पे दिया गया है, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि 10th शेड्यूल किस बात के लिए है? 10th जो शेड्यूल है वो एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए फेमस है, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ, ये क्वेश्चन देखो
2018 में भी आ चुका है, ठीक है। तो बहुत ही मतलब इजी क्वेश्चन है, लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन है और रिपीट भी होता रहता है और बहुत न्यूज़ में भी रहता है। एंटी डिफेक्शन क्या होता है कि कोई भी मेंबर होता है जो पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चला जाता है, तो उसको डिफेक्शन कहा जाता है, ठीक है। तो उसको प्रोटेक्शन के लिए ये लॉ लाया गया था, ये 10th शेड्यूल लाया गया है, 10th शेड्यूल लाया गया है, ठीक है। वो अमेंडमेंट वगैरह आप देख लेना क्या है उसमें। लॉज कैसे है कि इंडिपेंडेंट मेंबर ज्वाइन नहीं कर सकता किसी पार्टी को, नॉमिनेटेड मेंबर्स कर सकता है पर पहले 6 महीने तक ही कर सकता है। और अगर मर्जर हो रहा होगा किसी पार्टी में से 2/3 मेंबर्स निकल गए दूसरी पार्टी में मर्ज हो गए, तो वो भी अलाउड है इसमें, ठीक है। वो सारे रूल्स आप देख लेना। नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। दी अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट इज सेट फॉर इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अमेंडिंग पावर कौन से आर्टिकल में है, ये भी इजी है, 2018 में भी पूछा गया था ये, ठीक है। आर्टिकल 368 ऐसे के ऐसे ही क्वेश्चन आया है, तो सेम क्वेश्चन आया था वहाँ पे 2018 में भी। तो इसमें दो टाइप की मेजोरिटीज़ होती है। स्पेशल मेजोरिटी से अमेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। तो पहले से फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी करते हैं हम, दूसरे से जो स्पेशल मेजोरिटी और कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स जो लगता है वो लगता है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट और एंड इट्स मैनर, इसको लगता है 7th शेड्यूल में जो भी लिस्ट दी गई है उसको अमेंड करने के लिए लगता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अमेंड करने के लिए लगता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट उसको लगता है, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव जो फंक्शन जो पावर्स होती है गवर्नमेंट की, उसको भी अमेंड करने के लिए ये स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ स्टेट्स लगता है। अब इसमें सिंपल मेजोरिटी में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन सिंपल मेजोरिटी में क्या क्या आता है कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट्स, वो आप घर पे जाके देख लेना, और वो इसमें नहीं आता है 368 में, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है विथ रिगार्ड टू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। कौन सा करेक्ट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल की प्रोसीजर के बारे में स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और उसके बारे में पूछा गया है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। पहला है कि द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन कॉल अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस टू पास द बिल। देखो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो होता है उसमें जॉइंट सिटिंग नहीं होती है बिल्कुल भी, ठीक है। वो बिल पास किया जाता है सेपरेटली ईच हाउस में। दूसरी बात, तो पहला ही ऑप्शन हो गया, पहला गलत है ए। दूसरा देख ले कि ईच हाउस नीड्स टू पास द बिल सेपरेटली बाय प्रिस्क्राइब स्पेशल मेजोरिटी, सही है। द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन ईदर ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, किसी भी हाउस में आप इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, लोकसभा में आए या राज्यसभा में आए, उसको तो पास तो होना है हर एक हाउस से स्पेशल मेजोरिटी से। तो लॉ तो बने, वो अमेंडमेंट बिल पास तो तभी होगा जब दोनों हाउस पास करेंगे, तो ठीक है। तो कौन से भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद द बिल कैन बी स्पॉन्सर्ड बाय अ प्राइवेट मेंबर, बिल्कुल मिनिस्टर भी ला सकता है और प्राइवेट मेंबर भी ला सकता है, और इसको ना कोई प्रायर परमिशन की ज़रूरत होती है प्रेसिडेंट की, ठीक है। ये यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हो पॉज करके अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। और कट मोशन क्या होता है। कट मोशन कैन बी इंट्रोड्यूस आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ रेलवे एंड जनरल बजट्स, जब भी प्रेजेंट हो जाते हैं, जब उसकी ग्रांट्स होती है, उसकी ग्रांट्स ग्रांट्स वोटिंग करने के लिए जाती है, ठीक है। तो तब ये कट मोशन लाया जाता है। तो इजी क्वेश्चन था। कट मोशन क्या होता है कि जो भी डिमांड्स होती है जनरल बजट में और रेलवे बजट्स में, वो सेपरेटली वोट होती है। इसी स्टेज में अगर ड्यूरिंग दिस स्टेज द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कैन डिस्कस द डिटेल्स ऑफ द बजट, दे कैन ऑल्सो मूव मोशंस टू रिड्यूस एनी डिमांड फॉर ग्रांट। एक कोई ग्रांट होगी उसकी डिमांड कम करने के लिए इसको लाया जाता है, तो उसको एक कट मोशन बोला जाता है, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ये, देख लेना। Who among the following coin terms demand polity and command polity? तो इसका आंसर ए है लॉयड आई रुडोल्फ एंड सुसेन एच रुडोल्फ, ठीक है। इन्होंने लाया था, इन्होंने एक बुक भी लिखा है इन परस्यूट ऑफ लक्ष्मी द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द इंडियन स्टेट, ठीक है। तो इन्होंने बताया था कि नेचर ऑफ पॉलिटी ऑफ द स्टेट एंड इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया है। द डिमांड पॉलिटी रिफर्स टू द सिचुएशन वेन द गवर्नमेंट्स पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स आर फॉर शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स ऑफ पीपल, अलोकेशन एंड वेलफेयर एक्टिविटीज आर कैरीड आउट कीपिंग इलेक्शन इन माइंड। इसने बताया कि डिमांड पॉलिटी क्या होती है, शॉर्ट टर्म के लिए गोल्स डिसाइड किए जाते हैं, जो भी इलेक्शंस होगा उसको मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट वेलफेयर एक्टिविटीज़ और अलोकेशंस किया जाता है, ठीक है।
दूसरा मॉडल कौन सा है? कमांड पॉलिटी। कमांड पॉलिटी क्या है कि लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाता है और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट और सस्टेनेबल बेनिफिट्स देखे जाते हैं पीपल्स के लिए। तो ये इसको कमांड पॉलिटी उन्होंने नाम दिया था। तो द मॉडल ऑफ कमांड पॉलिटी रिफर्स टू दैट पॉलिटिकल सेटअप इन विच अलोकेशंस एंड डिस्ट्रीब्यूशंस आर ओरिएंटेड टू द लॉन्ग टर्म गोल्स and sustainable benefits to people. The role of the state in command politics is monopolistic and oligopolistic. In the existing world, both these politics are found in mixed form to varying degrees. ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से इस तरीके के क्वेश्चंस जो है हम इग्नोर नहीं करते। जैसे हम रेगुलर पढ़ाई में फेडरलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, आर्टिकल्स वो सब कर लेते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चंस हम जब एनालिसिस करते हैं तो इसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है हमें। ठीक है, तो ये हम एसएस में भी यूज़ कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय, जय हिंद। आज ही CAPF AC मेंटर्स को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस एंड वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।